जय हिंद साथियों। जैसे कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे, कॉल्स भी आ रहे थे और बच्चे यही पूछ रहे थे कि सर फॉरेस्ट जो सर्विसेज होती है जिससे रेंजर बना जाता है, एसीएफ बना जाता है, जो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाता है, राज्य वन सेवा लोक सेवा आयोग की परीक्षा सिविल सर्विसेज के तो लिए होती है, लेकिन जो वन सेवा होती है उसमें कैसे जाया जाता है, उसके लिए क्या हमारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन व्यक्ति दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। क्योंकि सिविल सर्विस से रिलेटेड तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन सर फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई बता नहीं पाता है। तो सर आप प्लीज एक वीडियो लेके आए। तो आज मेरा स्पेशली जो वीडियो है वो इसी पर्पस पे है कि जो राज्य वन सेवा परीक्षा होती है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आज हम उसी की संपूर्ण जानकारी में पूरी डिटेल उसके बारे में बताऊंगा कि कौन बच्चे दे सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या आता है एग्जाम में, कौन व्यक्ति उसमें एलिजिबल होता है, कौन नहीं होता है। तो आज अपन देखते हैं इसी को कि इसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। साथ ही इसमें क्या क्या चीजें होती है, कैसे सिलेक्शन होता है। तो जी हाँ, हम बताएं कि जो एमपीपीएससी राज्य वन सेवा परीक्षा होती है, इस एमपीपीएससी राज्य वन सेवा परीक्षा में प्री भी होता है, मेंस भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। और ये कौन करवाता है? तो बिल्कुल लोक सेवा आयोग ही करवाता है। एमपीपीएससी जो लोक सेवा आयोग है वही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। जैसे प्री मेंस इंटरव्यू सिविल सर्विसेज के लिए होता है, वैसे ही प्री मेंस इंटरव्यू फॉरेस्ट सर्विस के लिए होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या। तो अब आगे हमारी पूरी डिटेल उसी से रिलेटेड रहेगी। अब एक सबसे बड़ी बात आती है, किस एग्जाम को कौन बच्चे दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि आप भी उसके लिए एलिजिबल है। और सर कैसे? तो मैं बताऊं कि इसके लिए उन्होंने सिंपल सा क्वालिफिकेशन कोई स्पेशल नहीं रखा है। उन्होंने ये कहा है कि या तो आप साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएट होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएट होना चाहिए। और उस ग्रेजुएशन में भी यदि कहें तो क्या चीज हो, या तो आपके पास में बीएससी हो, बीएससी में भी बात करें तो बीएससी में क्या साइंस से हो, साइंस में बीएससी में सीधी सी बात कहूं, या तो आपके पास में प्लेन बीएससी हो, कंप्यूटर साइंस से हो, मैथ्स से हो, किसी भी प्रकार से साइंस से ग्रेजुएट हो। यदि ये हो, नहीं तो आप एग्रीकल्चर से बीएससी किए हो। जो व्यक्ति एग्रीकल्चर स्ट्रीम के होते हैं वो व्यक्ति भी इस एग्जाम को दे सकते हैं कि एग्रीकल्चर से बीएससी वगैरह हो। साथ ही और कौन दे सकते हैं? तो यदि आपके पास में इंजीनियरिंग के साथ में ग्रेजुएट हो। अब इंजीनियरिंग में अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या, बिल्कुल जितनी भी मैक्सिमम इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है वो सभी लोग दे सकते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं, सिंपल सा ग्रेजुएशन हो। और मैं आपसे कहूं 2020 में पायल शर्मा, रवि यादव ये लोग बने, सिंपल सा बीएससी किया हुआ था और बीएससी के बाद ही वर्तमान में अभी ट्रेनिंग सेंटर में है। तो आप सिंपल बीएससी के साथ में ही इसको कर सकते हैं। तो देख लिया आपने। और आगे हम जैसे जैसे चलेंगे देखें तो बीएससी वाला बच्चा भी इसे दे सकता है, लेकिन आप या तो ग्रेजुएशन कर चुके हो या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में फाइनल ईयर वाला बच्चा भी दे सकता है। अब इस एग्जाम की सबसे अच्छी विशेषता यह होती है कि सिविल सर्विस में जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव मेंस लिखना होती है, यहाँ पर मेंस भी ऑब्जेक्टिव होती है। और अभी हम आगे चलेंगे कि कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे हम जा सकते हैं, तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया। देखो सबसे मेन यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। और साइंस बैकग्राउंड से या तो साइंस बैकग्राउंड से बीएससी हो, एग्रीकल्चर से बीएससी हो, या इंजीनियरिंग की कोई सी डिग्री हो। इसके बाद में इंजीनियरिंग में बीटेक भी चलेगा, एमटेक भी चलेगा, आईआईटी वगैरह जहां से किया हो आप वो चीजें इसमें आप एलिजिबल है। अब इसके फेस कैसे कैसे होते हैं तो हम उसकी बात करें कि सबसे पहली बात आती है कि प्रारंभिक परीक्षा। अब प्रारंभिक परीक्षा जब होती है तो प्रारंभिक परीक्षा कौन सी प्रारंभिक परीक्षा? तो जी हाँ, इसकी प्रारंभिक परीक्षा वही है जो एमपीपीएससी पर ईयर नोटिफिकेशन निकालता है। काय के लिए? सिविल सर्विसेज के लिए। तो जो सिविल सर्विसेज के लिए आता है वैसा का वैसा एक नोटिफिकेशन राज्य वन सेवा के लिए भी निकालता है। राज्य वन सेवा के लिए वही लोग एलिजिबल होते हैं जिनका क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए। सिविल सर्विस में ग्रेजुएशन मांगता है। अब इसकी एग्जाम कैसे होती है? तो जो प्रारंभिक परीक्षा एमपीपीएससी कंडक्ट करवाता है, जो एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट करवाता है, वही सेम एग्जाम होती है राज्य वन सेवा के लिए। आप देखेंगे कि एक पहला प्रश्न होता है, पत्र होता है, एक दूसरा प्रश्न पत्र होता है। पहला प्रश्न सामान्य अध्ययन का ही होता है और सेकंड पेपर सीजेड का होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि दोनों 100 क्वेश्चन के
पेपर में 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का रहेगा। सेम पेपर जो आप लोक सेवा आयोग के लिए दे रहे, सिविल सर्विसेज के लिए दे रहे, वही पेपर आप इसके लिए भी दे रहे होते हैं। लेकिन हम क्या होता है कि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तब हमें बोथ एग्जाम सिलेक्ट करना होता है कि हमने एग्जाम सिविल सर्विस के लिए भी डाला है फॉर्म और फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी डाला, तो आप जब भी फॉर्म भरने जाएंगे तभी आप बोथ सिलेक्ट कर देते। दूसरा हमें ये कहां पर बताना होता है कि हम दोनों के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो जब हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए ओएमआर सीट पर जब गोला फिलअप करते हैं, तो जो हमारी ओएमआर सीट होती है प्रारंभिक परीक्षा में, वहां पर हम फिलअप करते हैं गोले को कि आप स्टेट सर्विस के लिए भी दे रहे हैं, आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी दे रहे हैं। अब रिजल्ट में क्या डिफरेंस होता है सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस, कि जब सिविल सर्विस का रिजल्ट बनता है तो केवल और केवल पहले पेपर पे बनता है कि आपने जितना अच्छा स्कोर जीएस के पेपर में किया तभी आप इसमें आप मेरिट में आ पाएंगे। लेकिन फॉरेस्ट सर्विस की सबसे अच्छी बात यह है कि आप पहले पेपर में स्कोर करें या दूसरे पेपर में स्कोर करें, दोनों में स्कोर जिसमें भी कर पाए ज्यादा से ज्यादा करें, और इन दोनों का जितने क्वेश्चंस करेक्ट किए इन दोनों का मिलने के बाद कट ऑफ बनता। मतलब सीधी सी बात है, फॉरेस्ट सर्विस के लिए 400 में से बनेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जीएस में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन सीसेट में नहीं कर पाते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीसेट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं जीएस में नहीं कर पाते। लेकिन एक फॉरेस्ट सर्विस की सबसे अच्छी बेस्ट स्टडी होती है कि आप यदि सीसेट के पेपर में 90, 92, 95 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो इतने भी बच्चे करते हैं, और 95 क्वेश्चन करना मतलब 190 नंबर लाना, जीएस में 95 क्वेश्चन सही होना एक बहुत टफ टास्क हो जाता है। तो आपकी सेम एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा वही होगी जो एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज लेती है। फिर हम आगे चलें कि इसकी मेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो बिल्कुल जिस प्रकार से हम सिविल सर्विस की मेंस देते हैं और सिविल सर्विस की मेंस में हम 6 पेपर देते हैं, वो भी डिस्क्रिप्टिव कि आपको लिखना होता है, उसमें आपके लिखने के बाद में जो सर आपकी कॉपी चेक करते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं कि सर 3 में से 2 नंबर दे, 2.5 नंबर दे, 1 नंबर दे, 1.5 नंबर दे, कितना दे। 5 मार्कर होता है तो 5 मार्कर में हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, अब 15 मार्कर होगा तो अब उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इस मुख्य परीक्षा की एक ही विशेषता बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है कि प्रश्न पत्र एक ही होगा, केवल एक पेपर होगा, कितनी 15 यूनिटों का होगा, 15 यूनिट आएगी केवल और केवल एक पेपर में। कितने प्रश्न आएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब हर यूनिट से 10-10 प्रश्न। कितने का होगा, 450 नंबर का होगा। मतलब आप केवल और केवल एक पेपर देंगे, को कैसा पेपर देंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, मतलब मेंस भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड। यदि आपने प्री में ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा सिलेबस, एटलीस्ट 60% सिलेबस हमारा मेंस में वही है इन 15 यूनिटों में। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा इन 15 यूनिटों में आता क्या क्या है। तो इन 15 यूनिट की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो 5 यूनिटें हैं ये पार्ट ए में होती है और यही की यही 5 यूनिटें सेम आप प्री में पढ़ चुके होते। तो 15 में से 5 तो वही आ गई। अब बचती है 10 यूनिटें, कौन कौन सी होती है। तो आपने से पहले उन्हें ग्रेजुएशन में मांगा है कि साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आपने फिजिक्स पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, आपने बायोलॉजी पढ़ा है, आपने मैथ्स पढ़ा है, आपने इन्वायरमेंट पढ़ा। तो 5 वो देखा था, 5 10 यूनिटें हो गई। अब बचती 5 यूनिटें कौन सी हैं, तो 4 यूनिटें होती है फॉरेस्ट की और 1 यूनिट होती है मध्य प्रदेश की जनजातियां, जो कि वर्तमान के समय में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की 10वीं यूनिट में इसे जोड़ दिया गया है। मतलब आप एक ओवरऑल देखें तो आपका 60% सिलेबस मेंस का भी वही है जो आपका प्रारंभिक परीक्षा का है, मतलब सेम वहां से उठाकर यहां पर भी रखा गया है। तो एक बार की तैयारी में प्री में ही बहुत अच्छे से पढ़ो तो हमारी मेंस भी बहुत अच्छे से होगी। तो मुख्य परीक्षा का यही होता है कि एक पेपर 3 घंटे का, हाँ बिल्कुल यहां पर आप समय भी देखें कि उस पेपर का ड्यूरेशन होता है 3 घंटे का, कि 3 घंटे में आपको 150 प्रश्न अटेम्प्ट करना है, 15 यूनिटों से आएंगे 450 नंबर। और इस पेपर की सबसे अच्छी विशेषता है कि माइनस मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। कितनी, 1/3। यदि मान लो किसी बच्चे ने एक इस 150 में से यदि उस बच्चे ने 110 प्रश्न अटेम्प्ट किए, बिल्कुल आप समझिए कि कैसे, कि यदि बच्चे ने 110 प्रश्न अटेम्प्ट किए तो 110 प्रश्न अटेम्प्ट किए, उस 110 में से यदि मैं कहूं कि 110 में से उस बंदे ने 95 तो करेक्ट किए और 15 गलत कर दिए,
और जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 या 27 और 15, तो 285 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 270। कि व्यक्ति यहां पर तुक्का भी नहीं लगा पाता, उसे प्रॉपर जो आता है वही करना होता है, क्योंकि जो टफ प्रश्न होते हैं तो छोड़ना भी इस एग्जाम को निकालने के लिए अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मांगती है। तो ये होता है इसकी मुख्य परीक्षा। अब बाद में देखें तो क्या साक्षात्कार भी होता है? तो बिल्कुल साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार कितने मार्क्स का होता है? तो 50 नंबर का होता है। यदि आपकी रिटर्न ही भी इतनी अच्छी होगी, रिटर्न कैसे अच्छी होगी? मेंस अच्छी होगी। मेंस कैसे अच्छी होगी? प्री ही हमारी बहुत अच्छी होगी। जब प्री हमने अच्छा किया, मेंस अच्छा किया, मेंस में हमने एक अच्छी लीड बना ली, तो इंटरव्यू तो 50 मार्क्स का है। किसी व्यक्ति का बहुत सबसे वर्स्ट केस में इंटरव्यू जाएगा तो 15 नंबर तो मिलेंगे, हाईएस्ट जाएगा तो 45 नंबर मिलेंगे। लेकिन यदि इसके बीच में हमने रिटर्न में ही बहुत अच्छा कवर अप कर लिया तो इससे अच्छा क्या होगा? तो हम आगे चलते हैं कि इसमें कौन कौन से पद होते हैं। अब आप थोड़ा समझे, ये बहुत अच्छा, मैं कहूं कि एकमात्र ऐसी एग्जाम कि आप इधर से जाते हैं स्टूडेंट बन के और उधर से आते हैं अधिकारी बन के। बोले सर कैसी बात करते हो, ऐसा होता है क्या? मैं कहूं कि बिल्कुल ऐसा होता है। यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, पेपर बहुत अच्छा है, तो आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने के लिए गए हैं। मार्क्स कटने की संभावना कब होगी? जब आप गलत करेंगे, क्योंकि यदि आप सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, और छोड़ के आएंगे तो 0 नंबर मिलेंगे। आपने पेपर ही इतना अच्छा अटेम्प्ट किया कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे अच्छी पोस्ट होती है एसीएफ। एसीएफ को कहा जाता है इस पद में, इसमें सहायक वन संरक्षक, इसे ही कहा जाता है एसीएफ। अब एसीएफ क्या होता है? तो मैं आपसे कहूं सबसे बहुत अच्छी एग्जाम मध्य प्रदेश में मैं जितना जानता हूं एकमात्र ऐसी एग्जाम कि आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम दे करके इतने बड़े सेकंड ग्रेड ऑफिसर, बिल्कुल मध्य प्रदेश शासन वन विभाग में पोस्टेड होता है और राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होता है, सेकंड ग्रेड ऑफिसर होता है। कैसी स्थिति होती है? स्थायी होती है। अब सबसे मेन बात आ जाती है कि सर सैलरी क्या होती है? तो मैं आपसे बताऊं, यहां पर तो ये उनके उसमें लिखा होता है, लेकिन मैं ग्रेड पे सब लोग समझते हैं तो 5400 ग्रेड पे होती है, ये ग्रेड पे होती है एसीएफ की। अब मैं कहूं कि सेम ग्रेड पे सिविल सर्विस की आप बात करें तो डिप्टी कलेक्टर की, डीएसपी की भी यही ग्रेड पे होती है, 5400 ग्रेड पे। अब यही ग्रेड पे होती है। अब एसीएफ की बात करें तो एसीएफ होता क्या है? ये जितने भी रेंजर होंगे, रेंजर के ऊपर और डीएफओ जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उनके बीच में, कि डीएफओ और रेंजर के बीच में इमीडिएटर का काम करते हैं एसीएफ। अब दूसरी बात सर एसीएफ में क्या है? तो मैं आपसे फिर कहूं, जब व्यक्ति सिविल सर्विस की तैयारी करता है तो सिविल सर्विस में यदि व्यक्ति डीसी बनेगा तो डीसी के बाद में यदि उसका पहला प्रमोशन होगा तो वो एडीएम बनेगा, एडीएम के बाद प्रमोशन होगा तो डीएम बनेगा। मतलब एक व्यक्ति को डीसी से डीएम बनने के बीच में दूसरे प्रमोशन पे डीएम पर पहुंचेगा। डीएसपी की बात करूं तो डीएसपी पहले एडिशनल एसपी बनेगा, फिर एसपी बनेगा। मतलब डीएसपी को एसपी तक पहुंचने में 2 प्रमोशन लगेंगे। लेकिन एसीएफ एक ऐसी पोस्ट है कि आप एसीएफ बनेंगे, 12 से 14 साल नौकरी करेंगे और एसीएफ के बाद में बनेंगे डीसीएफ। मतलब सीधी सी बात है, 14 साल में आप राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पहुंच जाएंगे। मतलब आपकी कैडरी चेंज हो जाएगी, ये होती है। और कैसी एग्जाम? ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम। यदि आपने प्रॉपर प्लानिंग की, और करना क्या है? कुछ नहीं, जो प्री की एग्जाम है प्री क्वालिफाई करो, मेंस की एग्जाम है मेंस में टॉप करो, और इंटरव्यू को इतना अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि आप इंटरव्यू में भी बच्चों को लीड करके हुए टॉप कर जाए। और आप यदि टॉप करेंगे तो डेफिनेट जब एसीएफ की पोस्ट आएगी तो सबसे पहली प्रायोरिटी एसीएफ की होती है, एसीएफ व्यक्ति बनता है। अब और हम देखें कि इसके लिए, ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या होता है। अब इसमें देखिए कि इसके लिए एजुकेशन वगैरह क्या मांगता है। तो उन्होंने क्लियर लिख रखा है कि शैक्षणिक, विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि। देखिए उसने बोल दिया है कि आपके पास में इसमें से ग्रेजुएशन होना चाहिए। हमें कोई स्पेशल ये नहीं चाहिए कि आपके पास केवल ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो आप। प्रशिक्षण क्या होता है कि 2 वर्ष की पत्रोवधि लेने के बाद वन विद्यालय देहरादून, बिल्कुल एसीएफ का प्रशिक्षण होता है देहरादून में। उस देहरादून में भी यदि हम देखेंगे तो एक साइड आईएफएस लोगों का प्रशिक्षण होता है, एक तरफ एसीएफ लोगों का प्रशिक्षण होता है। सबसे सबसे अच्छी ट्रेनिंग होती है तो वन विभाग की होती है। मजा आ जाता है, क्योंकि अभी भी जो बच्चे गए हुए हैं तो बहुत अच्छी जगह पर घूम रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग में, जंगलों में, धार्मिक जगहों पर घूमना भी एक फॉरेस्ट की ट्रेनिंग का पार्ट है, कि वो चीजें हैं। दूसरा, और भी दूसरी जगह जहां पर भी सरकार कहे उस जगह पर उनका प्रशिक्षण होता है। अब उसके आगे बात करें कि सर दूसरा पद कौन सा होता है, तो मैं कहूं कि हालांकि उसी में देखिए कि शारीरिक मापदंड, ये बिल्कुल हम एसीएफ की डिटेल देख रहे हैं, शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक मापदंड अभी हम देखेंगे कि क्या क्या इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, और कर्तव्य क्या है?
तो वानिकी संबंधी समस्त कार्य, जितने भी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कार्य होंगे वही काम करवाना, आपको कोई स्पेशल कार्य नहीं करवाने। फिर हम देखें सर दूसरी पोस्ट कौन सी होती है, ये तो एसीएफ हो गया। एसीएफ के बाद में होता है वन क्षेत्रपाल। वन क्षेत्रपाल को ही हम बोलते हैं फॉरेस्ट रेंजर। फॉरेस्ट रेंजर यदि कहे तो फॉरेस्ट रेंजर के क्या कार्य होते हैं, कैसे चीजें होती है, तो मध्य प्रदेश शासन वन विभाग, ये भी गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, द्वितीय श्रेणी ऑफिसर होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। इनकी ग्रेड पे कितनी होती है, तो उनकी ग्रेड पे एसीएफ की 5400 थी, ये जो आरएफओ होते हैं, रेंजर होते हैं, उनकी 3600 ग्रेड पे होती है। अब मैं आपसे कहूं कि यही राज्य वन सेवा एकमात्र ऐसी परीक्षा है कि आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम दे करके गेजेटेड ऑफिसर बनाती है। आप कोई सी भी एग्जाम देखिए कि प्री होगा, मेंस होगा, लेकिन मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद व्यक्ति गेजेटेड ऑफिसर बनता है। लेकिन इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम पे व्यक्ति गेजेटेड ऑफिसर बनता है। अब इसके लिए क्या है, तो वेतनमान ये लिखा ही हुआ है कि ये वेतनमान रहेगा उसका। साथ ही हम देखें तो इसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होना चाहिए, तो वही विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी शिक्षा में किसी भी शाखा में क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। व्यक्ति स्नातक होगा तो डेफिनेट उसके लिए एलिजिबल होगा जो एसीएफ के लिए। और ये अब इनका जो प्रशिक्षण होता है वो 18 माह का होता है और भारत वर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय में होता है। उनका स्पेशली एसीएफ का देहरादून में होता है। देहरादून में इनके अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर होता है। इसका भी मापदंड अभी हम देखेंगे क्या होता है। और वनों का प्रबंधन एवं विकास एवं सुरक्षा कार्य होता है आरएफओ का, कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का। आप बोले सर क्या ये एग्जाम ऐसी होती है कि रेंजर कोई बन रहा है कोई एसीएफ, तो हम आपको बताएं पेपर सेम पेपर होगा, सभी कुछ देना है। यदि आपने एमपी में टॉप किया और आपकी प्रायोरिटी एसीएफ है, हर कोई डालेगा एसीएफ, तो कि जब आपने एमपी में टॉप किया तो आप वही जो टॉप करेगा वो एसीएफ बनेगा, जितनी पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग, और बाकी के बच्चे हुए जितनी पोस्ट होगी वो बच्चे बनेंगे रेंजर। अब फिर हम आगे चलें कि शारीरिक मापदंड क्या होता है, कि शारीरिक मापदंड में क्या क्या मांगा जाता है और क्या क्या चीजें होती है, तो इसको समझे। देखिए यहां पर क्लियर लिखा है कि अनारक्षित जो ऊंचाई, हाइट कितनी होना चाहिए, किसके लिए, यूआर के लिए, किसके लिए, एससी के लिए, किसके लिए, ओबीसी के लिए। जब हम इन तीनों की बात करें कि यूआर, एससी और ओबीसी जितने भी मेल होंगे, पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और यदि इन्हीं कैटेगरी से कोई महिला आती है तो उसके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। बिल्कुल गर्ल्स के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट मांग। अब यदि कोई एसटी कैटेगरी से आता है तो उसके लिए हाइट में बिल्कुल छूट दी गई 152 सेंटीमीटर, और महिला को भी यहां पर 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। साथ ही आप देखेंगे कि सीने की परिधि, आप देखेंगे कि बहुत सारी एग्जाम जो होती है वहां पर चेस्ट को एक्सपांड करवाया जाता है, वो भी इसलिए कि आपके लंग्स प्रॉपर है कि नहीं। तो आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए, और एक्सपांड होने के बाद बिल्कुल ये 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, और 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए भी ये ब्रेस्ट को देखा जाता है कि प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये फील्ड वर्क है। साथ ही शारीरिक क्षमता, और उसके बाद में फिजिकल क्या होता है, तो आपके पास में फिजिकल ये लिखा है 4 घंटे। 4 घंटे में जितने भी मेल होंगे वो भले ही एसीएफ के लिए दे रहे हैं, वो भले ही फॉरेस्ट रेंजर के लिए दे रहे हैं, या परियोजना क्षेत्रपाल का, सबको 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना होगा। 25 किलोमीटर 4 घंटे में चलना होगा। और जितनी भी महिलाएं हैं उनको 16 किलोमीटर चलना होगा 4 घंटे में, और यही इसका फिजिकल स्टैंडर्ड है, कोई स्पेशल नहीं है। और अब बातों में ही व्यक्ति इतना चल लेता है, क्यों, क्योंकि जुनून इतना होता है, अधिकारी बन गए, और जिस प्रकार से घूमते घूमते ही व्यक्ति चल लेता है इतना। तो अब दूसरी चीजें क्या होती है कि इसमें क्या मांगा जाता है, तो फिर चीजें देखी जाती है कि चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई, सीने की माप जोख की जाती है। शारीरिक क्षमता का प्रशिक्षण किसके, राज्य शासन द्वारा किया जाता है। जो अभ्यर्थी शारीरिक मापदंड को पूरा नहीं करता है तो उसको क्या करता है कि जो प्रॉपर तरीके से फिजिकल स्टैंडर्ड में नहीं आता है उसको, वो आप प्री निकालो, मेंस निकालो, इंटरव्यू निकालो, लेकिन जब फिजिकल आपका मेडिकल होगा उस समय भी आपकी उम्मीदवारी को निरस्त किया जा सकता है। ये होता है इसमें। उसके बाद में फिर हम आगे चलें कि इसी में वही लिखा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आरक्षित पद। हाँ देखिए क्या होता है, जो भी होंगे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग के आरक्षित पद जो रिजर्व कर रखे हैं, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति के होंगे, अनुसूचित जनजाति के होंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग के हेतु आरक्षित है। अब जो मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी है और एसटी, एससी या ओबीसी से आते हैं
तो वो अपने कोटे पर फाइट करेंगे, और यदि आप यूआर से निकालते तो आप यूआर के लिए फाइट करेंगे, अनारक्षित के लिए करेंगे। लेकिन अन्य प्रदेशों से, अन्य प्रदेशों के मूल निवासी, भले ही वो किसी मध्य प्रदेश से बाहर के हो, और वो भले एससी से आते हो, एसटी से आते हो, या ओबीसी से आते हो, सभी लोग अनारक्षित पदों के लिए ही उन्हें विचारित किया जाएगा, कि जो अदर स्टेट के हैं तो अनारक्षित के लिए ही वो करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति जनजाति केवल और केवल अनारक्षित जो अनरिजर्व पोस्ट रहेगी उसी के ऊपर यह किया जाएगा। उसके बाद में हम आगे चले, आयु सीमा क्या मांगी जाती है? तो बिल्कुल इसमें आयु सीमा कोई ऐसी स्पेशल आयु सीमा नहीं है। सहायक वन संरक्षक एसीएफ हेतु कम से कम मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि आपकी 12th होते होते 18 साल हो जाते हैं, ग्रेजुएशन होते होते 21 साल हो जाते हैं, तो कम से कम 21 साल होना चाहिए। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लियो, किंतु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 40 साल तक आप दे सकते हैं एसीएफ की एग्जाम। फॉरेस्ट रेंजर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण की हो, किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, 33 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि आप 21 से 33 तक दे सकते हैं। साथ ही जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको और भी छूट रहती है, तो ये तो कॉमन चीज है। सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल के पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाती है, कि आप जब भी ट्रेनिंग करेंगे तो 2 साल का आपका प्रोविजनल पीरियड रहेगा। फिर बात करें अनुबंध निष्पादन, देखिए क्या होता है, ये भी हमने डलवाई दिया कि जो भी व्यक्ति सिलेक्टेड हो जाते हैं उनसे विभाग एक बॉन्ड भरवाता है। बॉन्ड ये भरवाता है कि यदि आप फॉरेस्ट रेंजर बनेंगे तो आपसे 13 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया जाएगा, कि यदि चयनित अधिकारी बीच में प्रशिक्षण छोड़ता है तो प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय चयनित अधिकारी को राज्य सरकार को देना होगा। और प्रशिक्षण उपरांत विभाग में सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के पद पर नियुक्ति प्राप्त हो जाने पर चयनित अधिकारी को 5 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा। जैसे किसी व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ फॉरेस्ट रेंजर के लिए, व्यक्ति ट्रेनिंग पे गया, 18 महीने की ट्रेनिंग थी, लेकिन क्या हुआ 3 महीने बाद या 5 महीने बाद उस व्यक्ति को लगा कि मेरा सिलेक्शन तो दूसरी जगह हो रहा है, तो विभाग जो आपके ऊपर 3 या 5 महीने में जितना खर्च किया गया है वो खर्च लेगा। यदि आपका प्रशिक्षण पूरा एसीएफ का 2 साल का और रेंजर का 18 महीने का पूरा हो गया, तो उसके बाद में आपको विभाग में 5 साल तो सर्विस देना होगी। 5 साल के पहले आप नहीं उसे रिलीज हो सकते, नहीं तो आपसे अलग अलग अमाउंट के बॉन्ड भरवाए जाते, उतना आपको राज्य सरकार को पेमेंट मतलब पे करना होगा। क्यों? क्योंकि उस सरकार ने आपके ऊपर प्रशिक्षण के दौरान इतना रुपया खर्च किया है आपको सिखाने के लिए, आपको घूमने फिरने के लिए, क्योंकि घूमना फिरना राज्य वन सेवा की ट्रेनिंग का पार्ट है, बहुत शानदार होती है, बहुत शानदार ट्रेनिंग होती है। अब चयन प्रक्रिया क्या होती है? तो चयन प्रक्रिया के 5 क्रमिक चरण होते हैं। अब बोले 5 कहां सर, अभी तो आप 2-3 बता रहे थे। तो देखो, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन हेतु राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा होगी ओएमआर बेस्ड। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा होगी ओएमआर बेस्ड। साक्षात्कार लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश द्वारा किया जाएगा, मतलब प्री दी, मेंस दी, इंटरव्यू दिया। 3 चरण तो ये हो गए। चौथा चरण होता है आपका मेडिकल, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड, शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक क्षमता के प्रशिक्षण राज्य शासन द्वारा करवाया जाता है और वो देखा जाता है। और 5वां होता है स्वास्थ्य प्रशिक्षण, परीक्षण, प्रशिक्षण नहीं, स्वास्थ्य परीक्षण। इसमें मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा मंडल द्वारा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बोर्ड होता है, डिस्ट्रिक्ट या स्पेशली कहा जाए इंदौर या भोपाल में ही होता है वो, तो उनके लिए किया जाता है। अब हम और आगे देखें तो चयन विधि क्या होती है। तो चयन विधि केस में देखें तो उम्मीदवार सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल और परियोजना क्षेत्रपाल में से किसी एक पद के लिए अथवा तीनों पदों के लिए आवेदन कर सकते। देखो क्या होता है, जो रेंजर होता है वन विकास निगम के अंतर्गत होता है तो उसे परियोजना क्षेत्रपाल कहा जाता है। तो एसीएफ, वन क्षेत्रपाल या परियोजना क्षेत्रपाल के लिए, तीनों के लिए आप अप्लाई करें। आप टॉप कर जाएंगे एसीएफ बनेंगे, एसीएफ नहीं बने तो रेंजर बनेंगे, रेंजर नहीं तो परियोजना क्षेत्रपाल, और यदि हमारे नंबर इतने नहीं है तो तीनों नहीं बनेंगे, वापस से उसी प्रकार से स्टूडेंट रह जाएंगे। साथ ही अब देखेंगे कि किस किस के लिए अर्हताएं होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद करें चयन विधि में ही कि मुख्य परीक्षा सहायक वन अब इसमें देखें कि मुख्य परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पद में चयन हेतु 3 विकल्प होते हैं। एसीएफ होता है, आरएफओ होता है, परियोजना क्षेत्रपाल होता है, या दोनों पदों हेतु जिसको ये दोनों सेम चीजें हैं। परियोजना क्षेत्रपाल वन विकास निगम के अंतर्गत आता है और जो रेंजर आता है वो हमारा सामान्य सा इसी में आता है। उसी के बाद में चयन विधि
तो इसमें वही राज्य वन सेवा परीक्षा में प्राप्त अंकों का, अब देखिए क्या होता है, जो आपने प्री की एग्जाम दी, अब वन सेवा ने जितनी पोस्ट निकाली, मान लो 100 पोस्ट निकाली, तो प्री में जितने भी बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होंगे जो फॉर्म फिलअप करेंगे वही लोग केवल एलिजिबल होंगे, और जितने भी प्री में एलिजिबल होंगे उसके केवल 20 गुना लोग बैठेंगे मेंस में, कि जितने भी एलिजिबल होंगे उसके 20 गुना बैठेंगे मेंस में। अब आपका कंपटीशन सबसे पहले लेवल पे प्रारंभिक परीक्षा में ही बाहर हो जाएंगे और केवल 20 गुना ही आएंगे मेंस में। अब आपका कंपटीशन केवल 20 गुना से। अब जैसे भी या समान अंक प्राप्त करने वाले जो भी रहेंगे वो अभ्यर्थी, उसके बाद में जब आपने 20 गुना मेंस में बैठे, 20 गुना में से जो 3 गुना आएंगे, अब यहां पर लिखा है कि गुणानुक्रम में 3 गुना, इस 3 गुना बच्चे जो रहेंगे वो केवल और केवल आएंगे साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए केवल 3 गुना को बुलाया जाएगा, या समान अंक प्राप्त करने वाले जितने भी लास्ट कट ऑफ पॉइंट पे रहेंगे सबको बुलाएंगे। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो जितनी पोस्ट है उस पोस्ट पर एक व्यक्ति को घोषित कर दी जाएगी और पूरी एक प्रॉपर लिस्ट बना दी जाएगी। तो जितनी पोस्ट होगी उतने लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। टॉप करने वाला व्यक्ति एसीएफ बनेगा और उसके बाद में एक सीरीज के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से बना दी जाएगी। ये वही है, साक्षात्कार के पश्चात अंतिम सूची A+C सहायक वन संरक्षक, मतलब आपके रिटर्न के मार्क्स, आपके साक्षात्कार के मार्क्स मिलने के बाद में एक जो सूची बनेगी, वो जो एसीएफ के लिए साक्षात्कार आएंगे तो वो फिर हम बाद में बताएंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, वो बाद की प्रोसेस है। उसी प्रकार से रेंजर और परियोजना क्षेत्रपाल के लिए भी होता है। अब उसके बाद में हम कहें कि सबसे बड़ी बच्चों को समस्या आती है कि सर ये तो है कि राज्य वन सेवा की आपने सभी चीजें बता दी, लेकिन तैयारी कौन करवाता है? तो हम आपसे एक बात बताएं, राज्य वन सेवा में जो स्पेशली सिलेबस मेंस का है कोई भी व्यक्ति पढ़ाता नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट्री आता है, साइंस आता है एक अच्छे लेवल का। लेकिन जैसा आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, दीपश्री एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो राज्य वन सेवा की भी तैयारी करवाती है। और हम जो तैयारी करवाते हैं वो प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, बिल्कुल प्री मेंस इंटरव्यू बिल्कुल एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करवाते हैं। और आपको देखे, यदि आपने प्री की बहुत सारी यूनिटें मेंस में आती हैं, यदि हमने प्री में ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो हमारा मेंस तो डेफिनेट, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में हम तैयारी करवाते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि 2020 में अंकित कुमार जैन एमपी में 2nd रैंकर, सचिंद्र सिंह तोमर एमपी में 3rd रैंकर, 2021 का रिजल्ट आया तो देवेंद्र सिंह पटेल एमपी में 1st रैंकर, अंकित चौहान एमपी में 7th रैंकर। ये सभी मैं एसीएफ के नाम बता रहा हूं। और रेंजर तो न जाने कितने हमारे एकेडमिक का भी पार्ट रहे और वो लोग बने हैं। तो जो भी बच्चे राज्य वन सेवा की तैयारी करना चाहते हैं ज्वाइन करें दीपश्री एकेडमी। और साथ ही आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिख ही रहे, आप इस नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा दीपश्री एकेडमी का ही कॉन्टेक्ट नंबर है। और आप बिल्कुल इस लेवल की तैयारी करें कि आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम दे करके गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली मैंने उन लोगों को के लिए बनाया है जिन्हें पता ही नहीं कि आप भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो इस एग्जाम की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वाला सिलेबस वाला वीडियो में बाद में लाऊंगा, लेकिन ये मैंने देखा कि इसकी पूरी डिटेल आपको बताई कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। सिलेबस का तो नॉर्मल मैंने चर्चा की, नोटिफिकेशन कौन व्यक्ति एलिजिबल होता है, उसकी सैलरी क्या होती है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जब हम बताएंगे कि सिलेबस पे क्या होगा। और जो बच्चे राज्य वन सेवा की तैयारी करना चाहते हैं वो ज्वाइन करें दीपश्री एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।